15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट का एक बयान, कुछ सेकंड की वीडियो, एक आदमी सिर्फ एक शब्द बोलता है, कॉकरोच। अगले 72 घंटों में वही शब्द करोड़ों लोगों की टाइमलाइन पर छा जाता है। देश भर में लोग कॉकरोच की ड्रेस पहनकर वीडियो बनाने लगते हैं। नया आंदोलन शुरू हो जाता है, नया चेहरा पैदा हो जाता है और कुछ ही दिनों में मामला सुप्रीम कोर्ट से निकलकर जंतर मंतर, सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जिस बयान से ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ उसे ज़्यादातर लोगों ने पूरा सुना ही नहीं, और अगर मैं ये भी बताऊं कि जिस कॉकरोच वाले बयान को बेरोजगार युवाओं पर हमला बताया गया, वो दरअसल एक बिल्कुल अलग केस की सुनवाई के दौरान दिया गया था, तो सवाल ये है, किसने कहानी बदली? और इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार अभिजीत दिपके आखिर आया कहां से? 15 मई 2026 को एक इंसिडेंट होता है। उस दिन सीजेआई सूर्यकांत एक स्टेटमेंट देते हैं। अपने संबोधन में वे कहते हैं कि कुछ ऐसे युवा हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता। फिर उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और अन्य कुछ दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की तुलना कॉकरोच से की। बस यहीं से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। किसी को यह पता ही नहीं कि दरअसल सीजेआई सूर्यकांत एक केस में याचिका दायर करने वाले वकील के आचरण, सोशल मीडिया पोस्ट और लगातार पद पाने की कोशिश पर कमेंट कर रहे थे। लेकिन याद कीजिए, बयान आते ही सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होने लगती हैं, पूरे संदर्भ से अलग कुछ सेकंड के वीडियो शेयर किए जाते हैं और देखते ही देखते ये एक भावनात्मक मुद्दा बना दिया जाता है। और इस पूरे मामले में अभिजीत दीपके का रोल क्या रहा? दिपके एक मोहरा है, छोटा सा मोहरा। कहते हैं जहां गंदगी होती है वहीं कॉकरोच सबसे तेजी से पनपते हैं, और जब समाज में कोई बड़ा संकट आता है तो कुछ लोग उसे हल करने नहीं बल्कि अपने लिए अवसर बनाने पहुंच जाते हैं। अनरेस्ट के अवसर, रेजीम चेंज के अवसर, सीएए के अगेंस्ट शाहीन बाग जैसे मास प्रोटेस्ट के अवसर, सोशल मीडिया पर आउटरीच फैलाते हैं। दिपके को मजा आता है आम आदमी पार्टी का वर्कर और आंदोलन देखकर सेलिब्रेट ना करें। ऐसे कैसे हो सकता है? वो रेवोल्यूशन का पैराशूट लेकर भारत में लैंड करता है। दिपके मौके का पूरा फायदा उठाता है और उसके अंदर का कॉकरोच गंदगी को प्रोसेस करता है। व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर? नीट पेपर लीक लाखों मेहनती छात्रों के साथ हुआ एक बड़ा अन्याय था। जिन बच्चों ने वर्षों की मेहनत की, उनका भविष्य दांव पर लगा और ये पूरी तरह से गलत था। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये छात्रों की लड़ाई कम और अपनी राजनीति चमकाने का मौका ज्यादा बन गया। छात्रों के दर्द से ज्यादा कैमरों की मौजूदगी मायने रखने लगी। इसे उनकी खुशकिस्मती कहिए या देश का दुर्भाग्य कि जिस समय लाखों छात्र न्याय की उम्मीद कर रहे थे, उसी समय आंदोलन की राजनीति करने वालों को एक नया मुद्दा मिल गया और फिर देखते ही देखते विरोध की पूरी डिजिटल मशीनरी सक्रिय हो गई। सोशल मीडिया पर लगातार रील्स, वायरल क्लिप्स, हैशटैग, इमोशनल नैरेटिव और आउटरीच कंटेंट के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा जाने लगा। मुद्दा छात्रों का था, लेकिन चर्चा धीरे धीरे राजनीतिक ब्रांडिंग की तरफ मुड़ती चली गई। इसी दौर में नेपाल की राजनीतिक उथल पुथल और वहां हुए सत्ता परिवर्तन से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर भी विरोध और अभियान चलाने की कोशिश दिखाई दी। यानी जिस मुद्दे से सुर्खियां बन सकती थी, उसे आंदोलन का नया विषय बना लिया गया और फिर इस पूरे नैरेटिव को सोशल मीडिया की भाषा में पैकेज किया गया। कुछ जेनजी क्रिएटर्स और आम युवाओं द्वारा कॉकरोच की पोशाक पहनकर रील्स बनाई गईं, जिन्हें वायरल किया गया। धीरे धीरे उस कॉस्ट्यूम को एक खास तरह की विरोध की राजनीति का प्रतीक बना लिया गया। सवाल ये है कि क्या इस पूरी कवायद से उन छात्रों को न्याय मिला जिनका भविष्य पेपर लीक से प्रभावित हुआ था, या फिर असली मुद्दा कहीं पीछे छूट गया? लेकिन यहाँ एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या भारत में पेपर लीक की समस्या अचानक पैदा हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। याद कीजिए, साल 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस रिलीज हुई थी। उस फिल्म का एक पूरा ट्रैक मेडिकल कॉलेजेस में फर्जी दाखिलों, परीक्षा व्यवस्था की कमियों और शिक्षा तंत्र में फैले भ्रष्टाचार पर व्यंग करता था। यानी ये समस्या नई नहीं थी।
2004 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया। उसके बाद 2011 में एआईट्रिपल परीक्षा में पेपर लीक और सॉल्वर रैकेट की खबरें आई। 2012-13 के दौरान एम्स और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंपर्सनेशन और परीक्षा माफिया पर लगातार सवाल उठे। वर्षों से भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक, सॉल्वर गैंग और परीक्षा माफिया की खबरें आती रही हैं। फर्क बस इतना है कि दशकों तक इस समस्या को व्यवस्था की मजबूरी मानकर छोड़ दिया गया, लेकिन जब नीट विवाद सामने आया तब केंद्र सरकार ने इसे केवल एक परीक्षा की गड़बड़ी मानकर नहीं छोड़ा। जांच सीबीआई को सौंपी गई, पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 लागू किया गया, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई और परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम में सरकार की भूमिका और सीजीआई की टिप्पणी को मिलाकर देखना भी सही नहीं होगा। सीजीआई की टिप्पणी अपनी जगह थी, लेकिन सरकार का रुख एकदम साफ था। गड़बड़ी को छिपाना नहीं बल्कि सिस्टम को साफ करना है। उस समय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जो हुआ उसकी नैतिक जिम्मेदारी वे लेते हैं। उन्होंने जांच, दोषियों पर कार्रवाई और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा परीक्षा कराने की बात भी कही। यही वजह थी कि लाखों छात्रों के हितों को देखते हुए री-नीट कराने का फैसला लिया गया। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब सिस्टम में गलती होती है तो क्या उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर उसे ठीक करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं? नीट पेपर लीक सामने आने के बाद सरकार और संबंधित एजेंसियों ने इसे केवल एक आपराधिक मामले की तरह नहीं देखा, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में मौजूद कमजोरियों को दूर करने की दिशा में भी कई कदम उठाए। सरकार का काम ही है व्यवस्था में सुधार लाना। सबसे पहले मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी गई। पेपर लीक से जुड़े कई राज्यों में छापेमारी हुई, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई। इसके साथ ही परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा को और सख्त करने, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई, डिजिटल निगरानी और परीक्षा केंद्रों की जवाबदेही बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए गए। सबसे अहम बात ये रही कि जिन छात्रों का भविष्य इस पूरे विवाद से प्रभावित हुआ, उनकी चिंता को देखते हुए दोबारा परीक्षा री-नीट कराया गया ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना हो। इसका उद्देश्य यही था कि जिन परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठे थे उसे फिर से निष्पक्ष और अधिक सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाए। यानी पूरी परीक्षा व्यवस्था को पहले की तुलना में और अधिक वाटर टाइट बनाने की कोशिश की गई। किसी भी व्यवस्था में गलती होना गंभीर बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उस गलती की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उसे सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। आखिर जवाबदेही का सबसे बड़ा प्रमाण केवल बयान नहीं बल्कि सुधारात्मक कार्रवाई होती है। जिनके पास जवाब नहीं होते उनके पास समाधान भी नहीं होते, और जब समाधान नहीं होते तो संवाद में कोई रुचि नहीं बचती, क्योंकि संवाद के लिए साहस चाहिए, अपने तर्कों पर भरोसा चाहिए। जहां साहस नहीं होता वहां संवाद की जगह धीरे धीरे धमकियां, दबाव की राजनीति और ब्लैकमेल लेने लगते हैं। इसी व्यापक सुधार प्रक्रिया का असर मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में भी देखने को मिला। परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस सीटों के विस्तार की दिशा में भी काम जारी रहा ताकि योग्य छात्रों को अधिक अवसर मिल सके। यानी प्रयास केवल पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं था, बल्कि भविष्य में बेहतर और अधिक भरोसेमंद मेडिकल प्रवेश व्यवस्था तैयार करने का भी था। कुछ प्रभावित छात्रों के लिए उस समय सबसे बड़ी चिंता आंदोलन नहीं बल्कि अपनी अगली परीक्षा थी। उन्हें रीनीट की तैयारी करनी थी, फिर से परीक्षा में बैठना था और अपने भविष्य की लड़ाई लड़नी थी। उनके लिए हर दिन कीमती था, लेकिन इसी बीच विरोध का स्वरूप बदलने लगा। कुछ लोगों के लिए केवल परीक्षा व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने का अवसर बन गया। किसी भी बड़े आंदोलन को एक मंच चाहिए होता है, फिर उस मंच को चेहरे चाहिए होते हैं, नेतृत्व चाहिए होता है और उसे लगातार चर्चा में बनाए रखने की रणनीति भी चाहिए होती है।
धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन आयोजित होने लगे। लेकिन सवाल ये भी उठने लगा कि इन प्रदर्शनों में वास्तव में कितने नीट अभ्यर्थी मौजूद थे और कितने ऐसे लोग थे जिनका परीक्षा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। कई जगहों पर छात्रों के साथ लेफ्ट यूनियंस, एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल ग्रुप्स की मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी। ऐसे में बहस केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये भी सवाल उठने लगे कि कहीं असली मुद्दा व्यापक राजनीतिक विमर्श में पीछे तो नहीं छूट गया। और यही सबसे दिलचस्प बात है, नीट पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा था कि लाखों छात्र और उनके परिवार इससे प्रभावित हुए। पूरे देश में नाराजगी थी, जवाबदेही की मांग थी और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी था। लेकिन जैसे ही सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज की, दोषियों पर कार्रवाई शुरू की और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया, बहस का केंद्र भी बदलने लगा। जब किसी ठोस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से आंदोलन की धार भी कमजोर पड़ने लगती है। यानी जिन मुद्दों को एक्शन द्वारा सुधारा जा सकता था, वहां आंदोलन का क्या काम। इसलिए शायद आपको इनके आंदोलन में 50 से 100 लोगों से ज्यादा लोग नजर नहीं आए। यहीं से कहानी में एक नया किरदार एंट्री लेता है, अभिजीत दीपके। क्योंकि किसी भी बड़े आंदोलन को सिर्फ एक मुद्दा नहीं, एक चेहरा भी चाहिए होता है। भारतीय राजनीति में इसका एक पुराना ब्लूप्रिंट हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का हूबहू ब्लूप्रिंट दीपके ने कॉपी किया। आंदोलन की रणनीति, उसकी भाषा, उसका नैरेटिव और सबसे बढ़कर स्ट्रैटेजी, एक ऐसा चेहरा जो हर कैमरे के सामने दिखे। जैसे कभी अन्ना हजारे आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने थे, वैसे ही दीपके को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो पूरे अभियान का सार्वजनिक प्रतीक बन सके। और तभी कहानी में एंट्री होती है तिहाड़ जेल से बाहर आए सोनम वांगचुक की। अब आपको सोनम वांगचुक का पाकिस्तानी कनेक्शन भी बताते हैं। जब ब्रीथ पाकिस्तान 2025 के नाम से एक बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि डॉन मीडिया एनवायरनमेंट के चैंपियन की तरह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। मैं विश करता हूँ कि दुनिया के सभी देश और मेरे देश के मीडिया हाउसेस भी यहाँ की तरह इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सच में समझते और उठाएं। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि ग्लेशियर मेल्ट के लिए जो बिग सिटीज़ हैं वो बड़ा रोल प्ले करती हैं, जैसे इस्लामाबाद एंड मुंबई। हिमालय के पास जो जगह हैं वो रोल प्ले करती हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसके बाद 2025 में ही उन्होंने विदेशी धरती पर लद्दाख के आंदोलन और पर्यावरण संकट पर लंबा चौड़ा भाषण दिया। सिर्फ हार्वर्ड ही नहीं, वो MIT मीडिया लैब के भी एक सेशन में दिखे और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, गुड बाय बॉस्टन, हेलो न्यूयॉर्क। चीन को लेकर उनके बयानों पर पहले भी विवाद और बहस होती रही है, लेकिन एक बात भी उतनी ही सच है कि सोनम वांगचुक उन लोगों में से रहे हैं जिन्हें अलग अलग विचारधाराओं के भारतीयों ने सम्मान दिया है। लद्दाख के समाज, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान की लंबे समय तक सराहना की गई है। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने इस सम्मान या विश्वास का दुरुपयोग किया, लेकिन जब किसी लोकतंत्र में संवाद का रास्ता छोड़कर केवल टकराव का रास्ता चुना जाता है तो उससे उन छात्रों और नागरिकों की भावनाएं अवश्य आहत होती हैं जो समाधान की उम्मीद कर रहे होते हैं। आखिर वांगचुक भी उसी लोकतंत्र का हिस्सा है जिससे हम सब आते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है, और जब संवाद की संभावना ही खत्म कर दी जाए तो नुकसान केवल सरकार का नहीं, पूरे लोकतांत्रिक विमर्श का होता है। जहां शिकायत होती है, जहां असंतोष होता है, वहां टकराव नहीं, संवाद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में समाधान की शुरुआत संवाद से ही होती है। लेकिन अगर हर समस्या का समाधान आंदोलन ही है तो फिर संवाद की जगह कहां बचेगी? जब हर मुद्दे को हाई वोल्टेज ड्रामा बनाकर पेश किया जाए, जब नेपाल जैसे राजनीतिक घटनाक्रमों के उदाहरण देकर माहौल को और गर्म किया जाए, तब समाधान की बातचीत पीछे छूट जाती है और टकराव ही रह जाता है। यही वजह थी कि यहाँ भी बातचीत या सुधार की प्रक्रिया पर जोर कम और सीधे इस्तीफे की मांग ज्यादा दिखाई दी। सवाल ये था कि जिम्मेदारी तय कैसे होगी, लेकिन नैरेटिव जल्दी ही इस ओर मुड़ गया कि पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद बाकी बातें होंगी। लेकिन सोनम वांगचुक ने
अलग रास्ता चुना। संवाद से शुरुआत करने के बजाय उन्होंने सीधे तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। बातचीत से पहले ही इस्तीफे की मांग सामने आ गई। दिलचस्प बात यह है कि जिन कमियों को आधार बनाकर इस्तीफे की मांग की जा रही थी, उन पर सरकार पहले ही कार्रवाई शुरू कर चुकी थी। जांच हुई, गिरफ्तारियां हुई, सुधारात्मक कदम उठाए गए, दोबारा परीक्षा कराई गई और उसका परिणाम भी घोषित हो चुका। इसके बावजूद ये कहना कि सरकार ने हमसे बात ही नहीं की, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आखिर जब सुधार की प्रक्रिया चल रही हो तो प्राथमिकता संवाद होनी चाहिए या केवल इस्तीफे की मांग? बातचीत की बात हो रही है, लेकिन सवाल यह है बातचीत आखिर किससे? हिमांशी, जैसे तुमने पहले बताया, सोनम वांगचुक पाकिस्तान से बात करने में काफी अच्छे हैं, लेकिन जब यहाँ विवाद खड़ा हुआ तब सरकार से औपचारिक बातचीत की कोशिश करने के बजाय सीधे सार्वजनिक मंचों से इस्तीफे की मांग ज्यादा सुनाई दी। यानी जिनसे संवाद करके समाधान निकल सकता था उनके साथ बातचीत कम दिखाई दी और सार्वजनिक टकराव ज्यादा। यही सवाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी उठता है। स्क्रीन पर ये थंबनेल्स देखिए, ये वीडियोस हमने पिछले कुछ दिनों में इस प्रोटेस्ट को लेकर किए हैं। आजादी के बाद से दशकों तक ये प्रदर्शन स्थल लोकतांत्रिक असहमति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का प्रतीक माना जाता रहा है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की अपनी एक अहम भूमिका होती है। लोग अपनी बात रखने आते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं और अपनी मांगे लोकतांत्रिक तरीके से सामने रखते हैं। लेकिन इसी मंच पर अब अभिजीत दीपके केंद्र में दिखाई देने लगे। उनके साथ कई छात्र और वामपंथी संगठन भी सक्रिय नजर आए। इनमें आइसा, जो वामपंथी विचारधारा से जुड़ा संगठन है, और एसएफआई, जो सीपीआईएम का छात्र संगठन माना जाता है, जिसका राजनीतिक हिंसा करने का इतिहास रहा है, इन जैसे संगठन भी प्रदर्शन में मौजूद थे। यहीं से ये सवाल भी उठने लगा कि क्या ये विरोध केवल नीट के प्रभावित छात्रों का आंदोलन रह गया है या फिर धीरे धीरे अलग अलग राजनीतिक और वैचारिक समूहों का साझा मंच बनता जा रहा है। असल में दीपके को अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर वांगचुक को भूखा रखा जाएगा तो सरकार पर दबाव बनाना आसान होगा। साथ ही जनता की सहानुभूति भी लगातार मिलती रहेगी। छात्रों की पीड़ा को समझने वाली जनता की सहानुभूति वांगचुक के हिस्से में जाएगी और दीपके केजरीवाल की सस्ती नकल बनने की तैयारी करेगा। और अब आप वो देश विरोधी चेहरे देखिए जो इस प्रोटेस्ट में मौजूद थे, जैसे अरुंधति रॉय, योगेंद्र यादव, निवेदिता मेनन, स्वरा भास्कर, कुणाल कामरा, नंदिता नारायण, काव्या कर्नाटक, आदि आदि आदि। जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा, हमें सोनम वांगचुक के वाइटल्स की खबरें मिली, कैसे उनके हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस के डीसीपी का पत्र भी सामने आया, जिसने पूरे घटनाक्रम को लेकर नई बहस छेड़ दी। एक तरफ सोनम वांगचुक 20 दिन से अन्न त्याग कर बैठे थे और वहीं अभिजीत दीपके हमें बर्गर खाते हुए दिखे। सोनम वांगचुक इस पूरे प्रदर्शन का केंद्र बन गए थे, एक ऐसा पुल जो सभी का वजन ढो रहा था। जैसे ही पुल टूटा, सब डर गए। याद कीजिए, जब पुलिस कार्रवाई की खबरें सामने आई तब अभिजीत दीपके मौके पर मौजूद नहीं थे। बाद में उन्होंने कहा कि वे उस समय फ्रेश होने गए थे। दीपके फ्रेश हुआ कि नहीं पता नहीं, रिफ्रेश करते हैं। Those in power think citizens are cockroaches and parasites. दीपके अल जजीरा को कहता है शिकागो यूएसए, यूएस में बैठकर उसे भारत रूटन प्लेस लगता है। वो कहता है they should know that cockroaches breed in rotten places. That's what India is today. हिमांशी ने अभी जिस रिफ्रेश बटन की बात की, वही सबसे दिलचस्प सवाल है। हर कोई नई महीने में कोई नई मुद्दा, नया चेहरा और नया आंदोलन सामने आ जाता है। चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन आरोप लगाने वाले कहते हैं कि नैरेटिव की शैली और अभियान चलाने का तरीका अक्सर एक जैसा दिखाई देता है। 2015 में अवार्ड वापसी से शुरुआत हुई थी, फिर 2019 में सीएए प्रोटेस्ट हुए, फिर 2020 में फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर बवाल हुआ, फिर उसके बाद यही सब 2026 में करने की कोशिश हो रही है जंतर मंतर पर। दीपके फ्रेश हुआ कि नहीं पता नहीं, रिफ्रेश करते हैं। Those in power think citizens are cockroaches and pesticides. दीपके अल जजीरा को कहता है शिकागो यूएसए, यूएस में बैठकर उसे भारत रूटन प्लेस लगता है। वो कहता है they should know that cockroaches breed in rotten places. That's what India is today. What if all cockroaches come together? ये कैसा सवाल है? What if all cockroaches come together? ये उस आंदोलन जीवी का सवाल है जो जानता है कि उसकी फैलाई गंदगी को देखकर मेंटोर्स और ग्रूमर्स भागे भागे आएंगे।
उनमें वो भी थे जो अन्ना हजारे का इस्तेमाल करके पावर में आए, और वो भी जो भारत में माओवाद की सफाई से परेशान हैं, हिले हुए हैं। वही माओवादियों को गांधीयंस विद गन्स कहने वाले, वही शारजील इमाम के सपोर्टर्स, वही उमर खालिद को क्रांतिकारी समझने वाले, उमर खालिद को रोमांटिसाइज करने वाले, वही जो जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी डायलॉग बिल्डिंग के लिए नहीं, नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं, बल्कि इंडिया ब्रेकिंग का टूल है। दिप्के ने उन सब कॉकरोचेस को इकट्ठा किया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर का जवाब दिया, खुद फास्ट फूड ठूसता रहा और वांगचुक को भूखा रखकर विपक्ष के पॉलिटिशियंस इकट्ठा करता रहा। दिप्के का अपना अस्तित्व बस समोसे की प्लेट भर तक का है, लेकिन सपने पार्लियामेंट तक कूच करने के हैं। AISF, SFI और AISA जो माओवाद और नक्सलिज्म खत्म होने से पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनके रिसोर्सेज ड्राई हो चुके हैं, जो एक के बाद एक यूनिवर्सिटी चुनाव हार रहे हैं, बस मारपीट और वॉयलेंस करना जानते हैं, उनके लिए दिप्के हथियार भी है और स्टार भी है। भारत की यूनिवर्सिटीज़ में माओवाद की विचारधारा वाली पार्टीज इररेलेवेंट हो रही हैं। उनके लेफ्ट विचारधारा वाले मेंटोर्स बस नाम रहेगा अल्लाह का और आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, और दीपके उनकी आड़ में विक्टिम होने का ढोंग कर रहा है। रेजिग्नेशन चाहिए, डायलॉग नहीं, आज़ादी चाहिए। रीनीट हो जाने, रिजल्ट आ जाने का एक्नॉलेजमेंट इन्हें नहीं चाहिए। पैटर्न साफ है। CGI की रिमार्क्स को सरकार पर थोप दो, देश में आंदोलन खड़ा कर दो, कचौड़ियां ठूस ठूस कर वांगचुक को आगे कर दो, केजरीवाल का स्टाइल शीट कॉपी पेस्ट कर लो, सरकार गलती सुधार ले तो खिसियानी होकर प्रोटेस्ट को और हाई वोल्टेज कर दो, उमर खालिद वाली आज़ादी को सपोर्ट करो, लेकिन भगत सिंह, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी को कलंकित करो। भारत के फ्रीडम फाइटर्स की दी हुई आज़ादी को स्वतंत्र होने के लायक ही मत समझो और कह दो कि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। ये देश को गुलामी की तरफ धकेलने की साजिश है, जिसका पर्दाफाश मॉनसून सेशन से पहले ही हो चुका है। ये धमकी है, ये ब्लैकमेल है, जिसमें डायलॉग को जानबूझकर कोई जगह नहीं दी गई। ये अभिव्यक्ति और डायलॉग की आज़ादी नहीं, बल्कि आज़ाद भारत में उस पर वार है।